नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और ये क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चनों के जवाब हमको भेजे गए हैं जिनमें कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, कुछ ने गलत भी दिए हैं। हालांकि कुछ बच्चों का रिजल्ट आउट ऑफ 50 में से कहीं 30, 25, 15, यहाँ तक कि 10 वालों ने भी रिस्पॉन्स दिया है कि सर मेरे 10 सही हो रहे हैं 50 में से। ऐसे बच्चे चिंता मत करो, अभी आप शुरुआत करें तो धीमे 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 प्रैक्टिस सेशन करते 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 आप एक दिन पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन पे काम करने की आपको आवश्यकता है, तो अगर आप काम करते हैं तो एक दिन सफलता आपको मिलनी तय है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस जीनियस सुपर सेट नंबर 6, जिसमें जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें आपके करंट, स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इकोनॉमिक्स जैसे क्वेश्चन आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, एसआई को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं, जिनके आंसर आपको देना है। और अगर आप इन क्वेश्चनों के साथ साथ इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन भी करते हैं या नहीं कर पाते हैं और आपको पता नहीं चलता है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में पढ़ाया जाता है और इसके अलावा भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाउट होते हैं, वो क्लियर कराए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है कि कल से नया सेशन शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। ठीक है, और नए बैच आपके लिए 2 बैच, एक मॉर्निंग शिफ्ट में रखा गया है, एक इवनिंग शिफ्ट में रखा गया है। और आपको एक ध्यान रखना है कि जो बच्चे एनसीसी कैडेट के स्टूडेंट हैं या एनसीसी कर रहे हैं, उन बच्चों को फीस में 50% का ऑफर है। ठीक है, क्योंकि ये कोचिंग संस्था ने डिसाइड किया है कि जो बच्चे देश की सेवा के लिए अपना जो मेहनत कर रहे हैं उनको फीस में काफ़ी छूट दी जा रही है। ये पूरा संस्थान का डिसीजन है कि एनसीसी कैडेट वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को टोटल फीस का 50% छूट दिया जा रहा है। ये ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए है। ठीक है, इसलिए आप सब जो भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सेशन, प्रैक्टिस सेशन ऑफलाइन भी रखा गया है, जिसमें एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा और ग्रुप डी का भी लगवाया जाएगा। यूपी पुलिस और एसआई के भी सेट पेपर तैयार हो चुके हैं। तो जो बच्चे पहले से तैयारी किए हैं और अपने स्व मूल्यांकन के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कंप्लीट पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जिसका जो भी पैटर्न सिलेबस है उसी टारगेट को देखते हुए सारे सेट पेपर तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना एल्गन ब्लूम के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यदि आपने एल्गन ब्लूम के बारे में सुना है या पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना एल्गन ब्लूम के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या वो वैश्विक ऊष्मन है, या ओजोन रिक्तीकरण है, या सुपोषण है, या अम्लीय वर्षा है। तो जैसा कि हम हर सेट में आपको बताते हैं कि आप इस सेशन या सेट को जब लगाते हैं तो अपने पास एक नोटबुक रखें और नोटबुक के साथ आप उसमें क्वेश्चन संख्या डालते जाएं, और अगर आप जो क्वेश्चन के साथ आंसर लगाते हैं सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है, जिससे आपको अपने स्व मूल्यांकन का पता सही से पता चल जाता है। हालांकि इस सेट में आपको आंसर तुरंत दिए जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन आपका कुछ वेट किया जाता है। आप आंसर सुनने से पहले अपना आंसर लगा लिया करें और चेक कर लिया करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना एल्गन ब्लूम के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
तो आपने इनमें से आंसर लगा ही लिया होगा। अगर आंसर आपने सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। एल्गन ब्लूम एक ऐसी तकनीक है जो जल में पोषक तत्वों को लेकर, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण ये उत्पन्न होते हैं और ये जल में अन्य विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ समझना है कि इनकी जो अधिकता होती है वो किसी अपवाह से होती है या फिर औद्योगिक जो अवशिष्ट पदार्थ आते हैं उसमें उससे मिल जाने से हो जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जलकुंभी जैसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर ऑप्शन में ये आए कि ये यूट्रोफिकेशन या सुपोषण को कैसे प्रभावित करती है, तो ये जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती रहती है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर सही है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लॉकचेन तकनीक में हैशिंग क्या है, यानी हैशिंग का कार्य क्या है, आपने पहले ही आपको बता चुके हैं। ब्लॉकचेन तकनीक आपको बताना है। ब्लॉकचेन तकनीक में हैशिंग का क्या कार्य है? क्या डेटा को एनक्रिप्ट करना है, या ब्लॉक को एक दूसरे से जोड़ना है, या लेन देन को सत्यापित करना है, या डेटा अखंडता सुनिश्चित करना है? ठीक है, तो आपको आंसर अगर आपने पढ़ा है तो आ गया होगा, और इसका सही आंसर है डेटा अखंडता को सुनिश्चित करना। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक आपने पढ़ा है कि जो डेटा होता है उसको हैशिंग किया जाता है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति हमारे डेटा को छेड़छाड़ करता है तो इसका हैश डैश भी बदल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारे डेटा को किसी ने छेड़ा है। आखिर हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, तो जल्दी से आप आंसर चेक करते जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून गेमिंग। अभी हाल ही में टाइफून गेमिंग आया था, जिसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो टाइफून गेमिंग का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? क्या वो दक्षिण कोरिया ने दिया, या जापान ने दिया, या चीन ने दिया, या इनमें से अधिक लोगों ने मिलकर नाम दिया है? इस ऑप्शन से यही तात्पर्य निकलता है। तो टाइफून गेमिंग जो है, इसका नामकरण जो किया है, आपने उम्मीद है आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है बी, यानी ए ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बाल विवाह की समाप्ति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यानी ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह की समाप्ति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो क्या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या बाल विवाह मुक्त भारत है, या शक्ति योजना है, या किशोरी शक्ति अभियान है? ठीक है, तो आपने अगर आंसर लगा लिया है, बिल्कुल आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका उम्मीद है सही होना चाहिए। अगर आपने आंसर बी चुना है तो सही आंसर है बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये चीज आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय, कि ये जो कथन दिए गए हैं, जो 19वीं शताब्दी के या सदी के भारतीय समाज सुधारक हैं, उनसे संबंधित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, या दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, या महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक थे, या अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी? तो आपको इन सभी पॉइंटों के बारे में पता होगा, और उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर खोज लिया होगा। ठीक है, जिसका सही आंसर है ये। देखिए, क्योंकि गलत पूछा गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रह्म समाज के संस्थापक तो थे नहीं। चलिए, बाकी इस क्वेश्चन के साथ आपको 3 चीजें आपको एकदम करेक्ट मिल जाती हैं, जिनसे अगर आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी। किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से भी एक थे।
और अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो आपको इस प्रकार से अपना रिवीजन करते जाना है। उम्मीद है आपका ये आंसर सही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो क्या वो एजी नौहेलेन थे, या अमशेदजी टाटा थे, या जमशेदजी है, ठीक है, या दोराबजी टाटा थे, या दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो आपको आपने ये आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के सह संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोराबजी टाटा। अगर आपने आंसर सी चुना है तो वो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, देखिए बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है ये। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी निम्न में से कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक लिखी है? ठीक है, क्या वो रवि सुब्रमण्यम है, या इंद्र प्रतिम दास हैं, या विक्रम चंद्रा हैं, या अमीश त्रिपाठी जी हैं? ठीक है, तो आपने अगर ये पुस्तक पढ़ी है और आपने आंसर लगाया है तो मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर लगाया होगा, और इसका सही आंसर है अमीश त्रिपाठी जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? यानी यहाँ आपसे जानने की कोशिश की जा रही है कि मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है उसकी प्रसिद्ध हस्ती कौन है, या मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार या विद्वान इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो कौन है जो मोहिनीअट्टम में बहुत ही प्रसिद्ध हैं? तो क्या वो पंडित बिरजू महाराज हैं, या सुनंदा नायर हैं, या सितारा देवी हैं, या दमयंती जोशी हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, ठीक है, और सही आंसर है इसका सुनंदा नायर। तो आपने पढ़ा है सुनंदा नायर का संबंध मोहिनीअट्टम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया है? यानी 1902 में किस महान व्यक्ति ने कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया है बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको आ गया होगा। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय, या एनी बेसेंट, या सरोजिनी नायडू? तो आपने आंसर सही लगा लिया होगा, और सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बताना है कि जो कन्नौज का युद्ध था या कन्नौज की लड़ाई थी जो शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपको पता होगा सीधा क्या अकबर हैं, या जहांगीर, या हुमायूं, या औरंगजेब? तो शेरशाह सूरी का युद्ध कन्नौज के बीच, यानी कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी। ठीक है, उम्मीद है आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द में निम्नलिखित में से कौन से स्तर शामिल हैं? यानी इस शब्द में जो स्तर बताए जा रहे हैं वो कौन से शामिल हैं? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, या केवल प्रजाति विविधता, या केवल आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता, या केवल जनसंख्या विविधता और समुदाय विविधता? तो इसका सही आंसर आपको चुनना है, और सही आंसर आपने चुन लिया होगा। उम्मीद है इसका आंसर आपका सही होगा, और इसका सही आंसर है ए। ठीक है, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता तीनों स्तर इसमें शामिल होते हैं जो कि जैव विविधता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान
यानी आपको बताना है मुंबई और गोवा के बीच जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। मुंबई और गोवा के बीच जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है। तो आपको पता होगा आसानी से, फिर भी आप देख लें, कोरोमंडल तट है या कोकण तट है या मालाबार तट या कन्नड़ तट। तो आपको पता ही होगा मुंबई और गोवा के बीच में जो तट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पूछ लिया गया थोड़ा सा कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम पूछा गया, तो हमको पता है कि गोवा से ऊपर हम उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो वो कोंकण तट के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस प्रकार से, जैसे यहाँ हमारा मुंबई रहा और ये मान लीजिए गोवा रहा, तो इसका क्या पूछा है, पश्चिमी तटीय मैदान के, यानी ये पश्चिम तटीय जो मैदान है इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ आपको पता है ये कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा तट है, कोंकण तट है। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से आप समझेंगे और सीखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है। तो आपसे हर बार सीरीज में नृत्य महोत्सव, ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं और ये अभी पूछा गया है, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है। तो क्या वो हिमाचल प्रदेश करता है या उत्तर प्रदेश करता है या अरुणाचल प्रदेश करता है या मध्य प्रदेश, यानी किस राज्य में लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको उम्मीद आता भी होगा कि आपको वो फसलें बताना है जो मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। तो क्या वो खरीफ की फसलें हैं या रबी की फसलें हैं या कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं या जायद की फसलें हैं। तो आपका आंसर आपको देखते ही आ गया होगा कि हम जो मानसून मौसम यानी मानसून के मौसम की शुरुआत में बोने वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि बेटा जो भारत में या दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हस्ती होती है उसके बारे में हमें थोड़ा गहराई से जानना पड़ता है। जैसे हम इतना जानते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध संतूर वादक से है, ये हम कई बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पर इस हस्ती के साथ साथ आपको देखना होगा कि वो भारत के किस राज्य या क्षेत्र से संबंधित हैं। आपको ये इस प्रकार से किसी भी हस्ती को, ऐसा नहीं है कि अभी केवल पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पूछा गया, जो भी आपको देखने को मिलते हैं या जो भी चर्चा में आते हैं या जिनको पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनका राज्य क्षेत्र पता कर सकते हैं। उनको दिए गए सम्मान आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, या पुरस्कार। तो जो भी चीजें हैं इनको मिलती हैं या जो भी चर्चा में आती हैं, ठीक है, तो वो या किसी व्यक्ति का या महापुरुष का या जो बहुत कुछ किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध थे या उनका हाल ही में कभी निधन हो जाता है, तो उन सब चीजों को हमें यहाँ पर फोकस करके पढ़ना होता है। वो चिंता की कोई बात नहीं है, हम हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन कराते हैं और बहुत सारी चीजें बताते हैं। बस यहाँ आप लोगों को केवल प्रैक्टिस सेशन के लिए ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको ऑफलाइन में ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अरे अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी थे। तो क्या वो असम के थे या लक्षद्वीप के थे या हिमाचल प्रदेश के या जम्मू कश्मीर के। तो आपको सही इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और सही आंसर है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो, टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है। यानी आपको इस द्वीप समूह का नाम आपने सुना होगा,
कि टिएरा डेल फ्यूएगो एक द्वीप समूह है जो किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे द्वीप समूहों का जो स्थिति है वो पूछा जाता है, जो आपको बताना है कि ये वाला जो द्वीप समूह है टिएरा डेल फ्यूएगो ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो क्या वो अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है या यूरोप में है। तो उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। जैसा कि आपको यही क्वेश्चन पहले किसी अन्य तरीके से पूछा जा चुका है, पर अब आपको थोड़ा उसका तरीका बदल दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसमें बहुत सारी इतनी सिंपल चीज दे दी गई है जो आप आसानी से बता सकते हैं। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है, तो कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन ही हमारे किसमें है, 51A। ठीक है, तो 51A जो है इसका ए में ही ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर, ठीक है, आपको मिल गया है अनुच्छेद 51A। ठीक, तो आपको ये चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और सीधा सीधा मौलिक कर्तव्य आपको पता है। ठीक है, तो अगर इसमें सीधा सीधा ये कह देते हैं कि भाई कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तो वो सब इसी में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडारी भाषा भारत के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इससे पहले क्वेश्चन के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, और अभी उतना करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो आपको फर्स्ट रिवीजन वे में ये सीरीज शुरू की गई है, इसलिए हम जल्दी बढ़ते हैं। तो मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है। क्या वो थार रेगिस्तान है, मालवा का पठार क्षेत्र है, बघेलखंड का, या छोटा नागपुर पठार है। तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा। तो मुंडारी भाषा आपको ध्यान रखना होगा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है। चलिए, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ठीक है, आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है 1926 में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। तो आपने जो अधिकार पढ़े हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसी में इस अधिकार की बात की गई है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद है, जिसमें सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल है, आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए, तो उम्मीद है सही आंसर आपने लगाया होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था। यानी जो सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला जो सूर्य केंद्रित मॉडल है वो सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो क्या वो निकोलस कोपरनिकस ने किया था, या इमैनुअल कांट ने किया था, या गैलीलियो ने किया था, या पियरे साइमन लाप्लास ने किया था। तो आपको इसका सीधा सीधा आंसर आपको पता है कि सूर्य केंद्रित मॉडल किसने दिया था। अगर आपने ये आंसर चुना है तो बिल्कुल सही है आप, निकोलस कोपरनिकस ने ये विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामागाटा मारू घटना से संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसका जवाब, क्या वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी, या फिलिस्तीन पर इजरायली हमले से, या माली में हुए आतंकवादी हमले से, या अरब क्रांति से। तो कामागाटा मारू जो घटना है वो कैसे संबंधित है, तो आपको बताना है। क्लियर है, तो कामागाटा मारू का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पारक्रमण की प्रक्रिया में आनुवांशिक पदार्थ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो अच्छी तरह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दें और अच्छी तरह से ध्यान रखें कि पारक्रमण जो प्रक्रिया है उसमें आनुवांशिक पदार्थ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। क्या वो संयुग्मन या जीवाणु भोजी या रूपांतरण या प्लाज्मिड के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो सही आंसर होगा बैक्टीरियोफेज, जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय चक्र यानी जो कार्डियक सर्कल है इसके दौरान समआयतनिक संकुचन चरण में क्या होता है। तो हृदय चक्र जो चलता है उसके दौरान में समआयतनिक संकुचन जो होता है वो उस चरण में और क्या होता है। तो निलय रक्त से भरते हैं, निलय रक्त को बाहर निकालते हैं, या सभी वाल्व बंद होते हैं और निलय दाब बढ़ता है, सभी वाल्व खुले होते हैं और निलय दाब घटता है। तो आपको अच्छी तरह से सोच के बताना है कि हृदय चक्र के दौरान समआयतनिक संकुचन चरण में क्या होता है। तो आपको पता होगा कि सभी वाल्व बंद होते हैं और निलय दाब बढ़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपका ये आंसर सही लगाया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्राउनिंग गति किसका वर्णन करती है। बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्राउनिंग गति यानी ब्राउनियन गति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ब्राउनियन गति क्या है या किस चीज का वर्णन करती है। तो किसी द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति को, या किसी विलयन में विलेय कणों के विसरण या रासायनिक अभिव्यक्ति की दर, या किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो आपको बताना है कि जो ब्राउनियन गति जो है वो किसका वर्णन करती है। तो आपका सही आंसर रहेगा ए, कि किसी द्रव या गैस में निलंबित सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति होती है। ठीक है, यह इसका वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, इसलिए आप इन पर अपडेट करके रखेंगे। ठीक है, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या वेब पेजों को प्रदर्शित करता है, या नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा पैकेट का आदान प्रदान करता है, या ईमेल भेजना और प्राप्त करना इसका काम होता है, या कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो आपने लगा लिया होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है कि नेटवर्क पर उपकरणों के बीच डेटा पैकेट का आदान प्रदान करना इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य काम होता है। यानी आंसर आपका भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपने अंदर से पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपके लिए सरल है या कठिन है, इस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बस इस बात को ध्यान दिया जाता है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल ऐसा ही है और आपको इस तक पहुंचने के लिए ही मेहनत करना है। अगर आप इसमें काफ़ी गलतियां कर रहे हैं तो परेशान ना हो, आप तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि यहाँ जो सीरीज आपके सामने है वो ये देखकर नहीं है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको आता है या नहीं आता है। केवल ये बताने के लिए सीरीज जारी की गई है कि आपको हर स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपके तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एग्जामिनर बिल्कुल ये कभी नहीं सोचता है कि आपने किस प्रकार से तैयारी की है, वो अपने ही लेवल पर चलता है। तो आपको उस लेवल पर पहुंचने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन पे भी काम करना पड़ेगा। तो मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की जाएगी, यानी तो आपको पता है क्या वो रूस, ब्राजील, चीन या भारत। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन की मेजबानी रूस में की जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपस्थिति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, उपस्थिति पोर्टल अभी किस राज्य ने लॉन्च किया है? क्या वो झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, या तीनों ने कर दिया है? तो जल्दी से आपको इसका सही जवाब देना है, और सही जवाब है उपस्थिति पोर्टल जो लॉन्च किया है वो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, यानी आपने ए आंसर चुना है, तो आप सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? तो क्या वो भूटान में किया गया है, चीन में किया गया है, भारत में किया गया है, नेपाल में किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको आपने लगा लिया होगा, और सही आंसर है भूटान। ठीक है, भूटान में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से पहला वाला तो अपडेशन आपको याद रखना चाहिए। तो क्या वो गुजरात में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन पे पढ़े भी होंगे, उम्मीद है कि आप सही बना रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं, आप जानबूझ के टफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल से बनाए गए हैं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आप की पहुंच से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो आप बड़ा आसान क्वेश्चन है कि कौन सी वो संस्था है जिसको विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? क्या वो IDBI है, या IDA है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या भारतीय रिजर्व बैंक है? तो आपको सीधा सीधा पता है कि वो कौन सी है, विंडो IDA। ठीक है, चलिए तो फटाक फटाक से आपको आंसर देना है सीधे सीधे। सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाली रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य को किस आयोग ने प्रकाशित किया था? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें जो हमारा साझा भविष्य यानी अवर कॉमन फ्यूचर को किस आयोग ने प्रकाशित किया था? तो क्या वो वेटलैंड आयोग था, या क्योटो प्रोटोकॉल था, या रामसर कन्वेंशन था, या IPCC था? ठीक है, तो आपको पता है वेटलैंड आयोग ने ये प्रकाशित किया था। चलिए, अगर आपने आंसर ये लगाया है तो बिल्कुल आप सही हैं, और अगर नहीं भी आपको पता है तो आप नोट भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपके पास क्वेश्चन पहुंच, अगर अभी तक नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पहुंच रहे हैं ना, आप पहुंच रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पर तैयारी जरूर करनी है। AI में मशीन लर्निंग का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, पहले अभी क्वेश्चन पूछा गया था AI में मशीन लर्निंग क्या, तो वही चीज को थोड़ा दूसरा और आगे से अपडेट करके पूछा जा रहा है कि AI में मशीन लर्निंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए, या पैटर्न पहचानने के लिए, या स्वचालित निर्णय लेने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो सही आंसर आपको पहचानना है, जल्दी से आप बताइए। आपको बताया गया है AI में मशीन लर्निंग के बारे में, तो आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि AI में मशीन लर्निंग का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। तो अगर आपने आंसर डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए पहली बात तो पूछा गया है कि किसने कहा था कि आप हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करें? तो इसका आपको पता चल गया होगा। और क्या वो लॉर्ड रिपन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, या लॉर्ड डलहौजी थे? तो जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, और इन्हीं को भारत के मानचित्र कला का जनक भी माना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि भारतीय मानचित्र का निर्माता या सर्वप्रथम निर्माता कौन था, तो आपको ध्यान रखना होगा। आपको पता होगा भारतीय मानचित्र का निर्माता सर एन विले को भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जनक अगर पूछा जाए
या आपसे जो मानचित्र तैयार करने के लिए बात की जाए किसने तैयार किया था, तो मानचित्र कला के लिए, भारतीय मानचित्र कला के लिए जेम्स रेनल को जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि मानचित्र कला के लिए। तो अभी आपको इसका आंसर मिल गया है, बाकी आपको पता है। चलिए खैर, महात्मा गांधी जी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? देखिए, जयंती मनाई जाती है, भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है, ये भी आपको पता है। कब मनाई जाती है ये भी आपको पता होगा, लेकिन शायद कहीं ये गलती ना कर दें, पूछा क्या गया है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यानी किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? क्या 1877 में, 1890 में, 1885 में, 1869 में? तो आपको सीधा सीधा पता है कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा परिभाषा इसलिए भी बढ़ा देते हैं एग्जाम में कि ताकि आपको टाइम लगे क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में। जब एग्जाम में आता है तो पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, इसलिए, और ध्यान से भी पढ़ना होता है, कहीं जल्दबाजी में गलती ना हो जाए, इसीलिए प्रैक्टिस सीरीज में आपको स्पीड से थोड़ा सा बढ़ना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ये ध्यान रखना है भैया, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? क्या वो सतलुज है, ये काली है, तीस्ता है, या ब्रह्मपुत्र नदी है? किस दिशा में? सबसे पूर्वी दिशा में। तो हिमालय की सबसे पूर्वी दिशा में या पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बड़े आसान क्वेश्चन है, बस 2-4 क्वेश्चन तो आपके लिए होना ही चाहिए। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक शासन किया? अब देखो, चोल शासकों में राजा का शासन काल पूछ लिया गया है और राजा का नाम भी दिया है। राजा प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक काम किया है? तो आपको ये पता होगा कि जो चोल शासक में राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक, 1018 तक, 1015 तक, 1017 तक, तो आपको पता होगा कि 985 से राजा है 1014 ईस्वी तक रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में किया गया था? क्या जर्मनी में, सिंगापुर में, जापान में, लंदन में? तो आपको पता है सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण तरंग द्वैत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो या क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को कण तरंग द्वैत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य? अब आपको बताना है, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक कण और एक तरंग दोनों है? इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन एक कण है जो एक तरंग से घिरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक तरंग है जो एक कण से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को कण तरंग द्वैत के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। अगर आपने बी आंसर चुना है तो आप सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा के लिए दो मुख्य मानदंड क्या हैं? देखो, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसमें जो मानदंड है, इसकी कॉन्सेप्ट के लिए जो दो मुख्य मानदंड हैं वो क्या है? आपको मानदंड बताना है, उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च जनसंख्या घनत्व, या उच्च स्थानिकता, या उच्च स्तर का आवास क्षरण, या उच्च प्रजाति समृद्धि या निम्न स्थानिकता, या निम्न प्रजाति समृद्धि और उच्च स्तर का आवास क्षरण। तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के दो मुख्य मानदंड आपको बताना है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर क्या है कि उच्च स्थानिकता
और उच्च स्तर का आवास क्षरण, ये 2 उसके मानदंड हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो यानी भवई नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो भवई क्या बिहार से संबंधित है, या मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है, या उड़ीसा की, या राजस्थान की? तो आपको पता है कि भवई नृत्य शैली का संबंध जो है वो राजस्थान नृत्य शैली से है। आपका आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? तो कई बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सब बच्चों को पता भी होगा, तो ऐसा नहीं है, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय जो है वो कौन सा है? तो आपको पता है, सीधा सीधा बताते हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आपको सभी चैनल्स आपको पता है, जलदमरू मध्य यानी 2 जल राशियों को अलग करने वाली या जोड़ने वाली। ठीक है, तो ये सब लोगों बच्चों ने पढ़ी है, तो आपको ध्यान रखना है अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं के साथ सही मिलान कीजिए और देश का नाम आधिकारिक भाषाएं, यानी यहाँ पर आपका देश का नाम दिया गया है और यहाँ पर वहाँ की आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। क्लियर? थोड़ा सा टाइप पर ध्यान नहीं दिया, ये आधिकारिक नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर भाषा, इतना हम लोग समझ जाते हैं, ना भी अगर एग्जाम ना देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को मिलान करना पता चल जाता है। तो अफगानिस्तान जोंगखा, ठीक है, भूटान बर्मी, पाकिस्तान में दारी, म्यांमार में उर्दू। अब आपको ध्यान रखना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो अब आप इसका इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान दारी भाषा कहाँ पे चलती है? अफगानिस्तान में। ठीक है, और जोंगखा या जोंगखा ये कहाँ की है? तो ये भूटान से संबंधित है। ठीक है, और आपको पता है बर्मी कहाँ की है? बर्मा यानी बर्मी म्यांमार से, और उर्दू आपको पता है पाकिस्तान से। तो पहले का क्या बनता है आपका? पहले का सी, तो पहले का सी तीनों में है। चलिए दूसरे का बूट ए, तो दूसरे का ए किस में है? यानी ए और ये चल रहा है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे का डी, यानी 3D किस में है? इसमें नहीं है, इसमें ही है, तो आंसर अपना पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे भी आप अभ्यास करें। तो सीधी सीधी कभी कभी सिंपल ही पूछ लिया जाए भाई कि दारी यानी दारी किस देश की आधिकारिक भाषा है, तो आप सीधा बताएंगे अफगानिस्तान की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जोंगखा कहाँ की है, तो भूटान से संबंधित है। बर्मी आधिकारिक भाषा किस देश की है? तो म्यांमार के। इस प्रकार सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आसानी से आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा से संबंधित जो राज्यसभा का गठन होता है वो किस आर्टिकल में इस चीज का प्रावधान है। क्या वो आर्टिकल 76 है, या आर्टिकल 84 है, या आर्टिकल 80 है, या आर्टिकल 92 है? तो आपको अच्छी तरह से इसका जवाब पता होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल या अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से होता है। ठीक है, या राज्यसभा के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 80 है। आसान, आपको पता है। चलिए अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? अब वही चीज, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, और कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एकदम कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि फैक्चुअल आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? बिल्कुल सीधा, जल में घुलनशील अघुलनशील आपने बहुत अच्छी तरह, क्या वो सोडियम क्लोराइड NaCl है, या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, या कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3 है, या ग्लूकोज है C6H12O6 है? तो जल्दी से आप बताएं कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है? अघुलनशील यानी जो घुले ना, तो वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? भाई अम्ल जो है आपको बताना है कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। आपको सबको पता है, क्या वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है? तो हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपको जल्दी से आंसर आ गया होगा, सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपने आंसर यही चुना है तो आप बिल्कुल सही है, HCl। चलिए इसमें देखते हैं कौन सी हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी इनमें से कौन सी ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसे वापस ले लिया गया था? तो आपको आसानी से पता होगा, क्या वो रॉलेट एक्ट है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, चौरी चौरा घटना है, या खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि चौरी चौरा जो घटना होने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव पर्व, यानी आपको बताना है महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में या किस क्षेत्र में मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा महोत्सव पर्व के बारे में, और नहीं पता है तो आज पता चली जाएगा आपको। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा या नागालैंड? ठीक है, तो इसका सही जवाब कहाँ है? महोत्सव पर्व मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, अच्छी तरह से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, और ये सीरीज का एक और फायदा है कि जो क्वेश्चन आपकी पहुंच तक नहीं है उसका आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलता है। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि नागालैंड में महोत्सव पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो ये जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखना है कि नहीं है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है, क्या वो पल्लवी, चरण, वर्णम, ध्रुपद? तो इसका सही आंसर क्या है? आपको सबको पता चल गया होगा कि ये जो कर्नाटक संगीत आपको पता है साउथ में, और ध्रुपद क्या चलता है उत्तर में। तो ध्रुपद जो कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अब इन प्रकार से क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से जो कुछ क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं तो उनका रिवीजन हो जाता है, कुछ जो ऐसे होते हैं जो आपकी पहुंच तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं तो वो आप तक पहुंच जाते हैं, और क्वेश्चन के साथ आंसर आप अपडेट कर लेते हैं तो वो चीज आपके लिए लाभदायी हो जाती है। इसीलिए अब आपको आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है तो वो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सोच समझ के बताना कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है। ये जरूर आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, क्या वो मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, या कोलकाता है? और याद रखना दूसरा, ठीक है, पहला नहीं। तो इस चीज का जवाब आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए